जी अस्सलाम वालेकुम। कैफेट आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। लेक्चर नंबर 83। इस लेक्चर में हम क्या करने जा रहे हैं, आपको सुबह वाले लेक्चर में एक्सप्लेन किया था कि किस तरीके से हम डिफरेंट एरियाज़ पे सब्सटेंटिव प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं। कॉमनली परफॉर्म प्रोसीजर कौन कौन से हैं। अब सिर्फ जो सुबह कंसेप्ट आपको सिखाया था उसको एक एग्जाम्पल के साथ लिंक करना है और फिर पास पेपर के क्वेश्चन करेंगे। यानी आज के लेक्चर में, इस लेक्चर में हम क्या सीखने जा रहे हैं कि जो हमने अप्रोच सीखी थी कि किसी भी एरिया में ये कॉमन प्रोसीजर्स हैं जो परफॉर्म होते हैं, तो हम क्या सीखने जा रहे हैं, अब एक एग्जाम्पल के ज़रिए से इन प्रोसीजर्स की एप्लीकेशन सीख रहे हैं। और एरिया हमने कौन सा सेलेक्ट किया है, टेंजिबल नॉन करंट एसेट्स। इस एरिया को सेलेक्ट करने की एक रीज़न ये है कि इस एरिया में से आई कैप ने सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे हुए हैं। ठीक है, इस पूरे चैप्टर में से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इस एरिया में। तो सबसे पहले आपको याद होगा मैंने एक चीज़ आपको ये बताई थी कि किसी भी एरिया को आई कैप पूरा कंप्लीट भी पूछ सकता है और इसके पार्ट्स भी पूछ सकता है। इसका मतलब है एरियाज के डिफरेंट पार्ट होते हैं। तो फिक्स एसेट्स के एरिया कंप्लीट, एक जो फिक्स एसेट्स यहाँ टेंजिबल नॉन करंट एसेट का एरिया है, उसके कितने पार्ट्स हैं वो हमें सामने आते हैं हमारे फिक्स एसेट शेड्यूल की मदद से। अगर हम फिक्स एसेट शेड्यूल को अपने सामने रखें तो आपको पता है उसमें ओपनिंग बैलेंस है, एडिशंस है, डिस्पोजल है, क्लोजिंग बैलेंस है, डेप्रिसिएशन है। तो इसी लिहाज से फिक्स एसेट्स में भी आपको जो डिफरेंट पार्ट्स नजर आएंगे वो होंगे। ओपनिंग बैलेंस तो हम वेरीफाई करते नहीं, आपको पता है वो लास्ट ईयर में वेरीफाई हो चुका होता है। ओपनिंग बैलेंस की वेरिफिकेशन कैफेट के सिलेबस में नहीं है। हाँ, एडिशंस, तो ये एडिशन वाला एरिया, ये वाला एडिशन वाला एरिया, सारा एडिशंस की वेरिफिकेशन सीखेंगे हम, एडिशन वाले हिस्से की। फिर डिस्पोजल वाले हिस्से की, ये सारा डिस्पोजल वाला एरिया है। फिर क्लोजिंग बैलेंस, ये क्लोजिंग बैलेंस है। फिर डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन का ये हिस्सा, ये सारा अलग अलग, यानी ओवरऑल सारे टेंजिबल नॉन करंट एसेट से रिलेट कर रहे हैं। लेकिन क्लोजिंग बैलेंस अलहदा पार्ट है, डेप्रिसिएशन अलहदा पार्ट है, एडिशंस अलहदा पार्ट है, डिस्पोजल अलहदा पार्ट है, रीवैल्यूएशन अलहदा पार्ट है और सेल्फ कंस्ट्रक्टेड एसेट्स अलहदा पार्ट है। ठीक है, हम सीखेंगे सबके बारे में, लेकिन पार्ट्स अलग अलग है। इसलिए कि एग्जाम की केस स्टडी में वो हो सकता है हमसे पूरा एरिया पूछ ले, जो नहीं पूछेगा, पहले कभी पूछा करता था, अब वो छोटे छोटे पार्ट्स की शक्ल में पूछता है केस स्टडी बना के। तो ज्यादा चांस क्या है कि डिफरेंट पार्ट्स को केस स्टडी में प्रेजेंट करके हमसे पूछेगा बताओ इस पार्ट के लिए क्या प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे आप। तो सबसे पहले क्लोजिंग बैलेंस, फिक्स एसेट्स का क्लोजिंग बैलेंस। अब क्लोजिंग बैलेंस मैं अगर आपसे पूछूं, अच्छा एक चीज और मैं आपको बता दूं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रैक्टिकली हर एरिया की असर्शंस लिखी जाती हैं और फिर उसके बाद उसके प्रोसीजर्स लिखे जाते हैं। प्रैक्टिस में ऐसे होता है। हमारी फर्म में जो फॉर्मेट होता था वो ये होता था कि पहले प्रोसीजर लिखते थे और उस प्रोसीजर के आगे कॉलम बना होता था, उसमें जो उस प्रोसीजर से असर्शन वेरीफाई हो रही है वो लिखा करते थे। कुछ फर्म का फॉर्मेट ऐसा हो सकता है कि पहले असर्शन लिख ली जाए उसके बाद आगे प्रोसीजर। दोनों से फर्क नहीं पड़ता, दोनों एक ही चीज है। आई कैप ने कुछ एरियाज में प्रोसीजर्स के साथ असर्शंस लिखे हैं, कुछ एरिया में नहीं लिखे। लेकिन जब प्रैक्टिस में आप जाएंगे तो आपको हर एरिया के सामने असर्शन लाजमी लिखी मिलेगी, लाजमी। लेकिन आई कैप ने कुछ एरियाज के साथ असर्शन वाइज प्रोसीजर लिखे हैं और कुछ एरिया में सिर्फ प्रोसीजर लिख दिए हैं, असर्शंस मेंशन नहीं की। हमने याद रखे एग्जैक्टली आई कैप की अप्रोच को फॉलो करना है
इसलिए कि आई कैप ने अपने ऊपर ये लाजिम कर दिया है कि जो कंसेप्ट बुक में है मैं वो पूछूंगा, जो कंसेप्ट बुक में नहीं है वो नहीं पूछूंगा। और आई कैप इस अप्रोच को फॉलो करता है, इसीलिए जिस एरिया में आपको प्रोसीजर असर्शंस के साथ लिखे नजर आए वो आपने असर्शंस के साथ याद करने हैं, जिस एरिया में असर्शंस नहीं लिखी नजर आए आपने नहीं याद कर। जैसे एक एग्जांपल, आज ही के लेक्चर से एग्जांपल देता हूं। जब आप क्लोजिंग बैलेंस को वेरीफाई करेंगे ना, जब ये पढ़ेंगे, रीड करेंगे खुद से, तो आपको क्लोजिंग बैलेंस में असर्शंस मिलेंगी, बताएगा इस असर्शन के लिए ये प्रोसीजर, इस असर्शन के लिए ये प्रोसीजर, इस असर्शन के लिए। बहुत अच्छा, प्रैक्टिस में इसी तरीके से होता है। लेकिन जब आप डेप्रिसिएशन, एडिशन, डिस्पोजल या रीवैल्यूएशन या सेल्फ कंस्ट्रक्टेड एसेट्स का एरिया पढ़ेंगे तो आपको उसमें असर्शन सिर्फ प्रोसीजर्स मिलेंगे। तो आपने उनमें सोचना भी नहीं है कि इससे कौन सी असर्शन वेरीफाई हो रही है। जिंदगी को आसान रखना, ठीक है। इसी तरह आप क्रेडिटर्स के सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स अगर पढ़ें तो क्रेडिटर्स में प्रैक्टिस में जब आप देखेंगे ना, आपको सारी की सारी काउंट बैलेंस की असर्शंस मिलेंगी क्रेडिटर्स के एरिया में, एग्जिस्टेंस, कंप्लीटनेस वगैरह सारी। लेकिन जब यहां पे पढ़ेंगे ना बुक में, तो आपको कंप्लीटनेस की असर्शन तो अलहदा से मिलेगी, कंप्लीटनेस ऑफ क्रेडिटर्स, यानी अहम वाली असर्शन के उसने प्रोसीजर बता दिए असर्शन वाले, लेकिन बाकी के जितने भी प्रोसीजर हैं वो इकट्ठे कर दिए। वे पिक कर रहे हैं बात को। तो हमने क्या करना चाहिए, क्या जिस तरह कंप्लीटनेस की असर्शन के अलहदा प्रोसीजर लिखे उसने, तो जो बाकी के प्रोसीजर उसने लिखे हुए हैं हमें वो भी असर्शन वाइज अलहदा करने चाहिए कि एक बुक में जिस तरीके से दिया हुआ उस तरीके से ही करेंगे। यानी जिस एरिया की असर्शन हैं हम असर्शन वाइज याद करेंगे, जिस एरिया की असर्शन नहीं है सिर्फ प्रोसीजर याद करेंगे। जिस एरिया में 2 या 3 असर्शन क्लासिफाई करके प्रोसीजर बताए हैं उस तरीके से 2 या 3 असर्शन और बाकी नहीं। असल में आई कैप का पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि बजाय ये कि स्टूडेंट्स को डिटेल समझाया जाए, ऐसी चीज जो प्रैक्टिस में जाके खुद सीख लेंगे, स्टूडेंट को सिर्फ जो ज्यादा क्रिटिकल असर्शन है ना किसी भी एरिया में ज्यादा क्रिटिकल असर्शन सिर्फ वो सिखा दी जाए काफी है। हर एक एरिया के हर एक प्रोसीजर की असर्शन नहीं सीखने। बेबात समझ आ गई। चलिए अब जो मॉर्निंग में आपको कंसेप्ट सिखाया था उसकी एप्लीकेशन सीखते हैं एग्जाम्पल के जरिए से। क्लोजिंग बैलेंस, अच्छा सबसे पहले तो मुझे ये बताइए, क्या फिक्स एसेट्स का जो बैलेंस शीट में अपीयर हो रहा है वो काउंट बैलेंस है या क्लासेस ऑफ ट्रांजैक्शन का एरिया है? उसमें देखें असर्शंस यही बनती है, कंप्लीटनेस, एक्सिस्टेंस, राइट एप्लीकेशन, क्लासिफिकेशन, प्रेजेंटेशन। अच्छा जिससे पूछता जाऊं सिर्फ वही बताता जाए। कंप्लीटनेस की असर्शन के लिए, अब आपने नहीं कहा, मैं 3 क्वेश्चन आपसे पूछूंगा। कंप्लीटनेस की असर्शन के लिए क्या प्रोसीजर हो सकता है कि फिक्स एसेट्स कंप्लीटली रिकॉर्ड हुए हैं कि नहीं? जी शाबाश, एग्री कर लेंगे। पहला स्टेप तो ये है कि हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बैलेंस को जनरल लेजर के साथ और स्पोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स वो क्या फिक्स एसेट रजिस्टर, फिक्स एसेट शेड्यूल के साथ मैच करेंगे। कंप्लीट है, बेहतरीन। और अच्छा मैं आपको 2 प्रोसीजर बताता हूं, लेकिन मैं ट्रिक खेलूंगा, आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करूंगा। आपने कोशिश करना है कि करेक्ट प्रोसीजर उसमें से पिक करें। 2 प्रोसीजर, जरा गौर से सुनिएगा। ये ना आप कहें सर ये तो जुड़वा भाई है, ये दोनों में फर्क ही कोई नहीं। सुने, प्रोसीजर नंबर 1, मैंने क्लाइंट से कहा, ए भाई फिक्स एसेट वेरीफाई करने आया हूं, मुझे आप सारे फिक्स एसेट्स की लिस्ट बना के तो दे दें। वो जो फिक्स एसेट्स की लिस्ट बना के क्लाइंट देता है उसे कहते हैं फिक्स एसेट रजिस्टर। अगर इन्वेंट्री में यही मैं कहता ना, इन्वेंट्री स्टॉक शीट, बशाबा, ये डॉक्यूमेंट्स के नाम याद रखिएगा। इन भाईजान ने फिक्स एसेट रजिस्टर दिया। प्रोसीजर नंबर 1,
मैंने फिक्स एसेट रजिस्टर में से सैंपल सेलेक्ट किया और कहा दिखाओ ये एसेट किधर पड़ा है। मैं कहा सर वो लगा है। मैं कहा ये किधर पड़ा है, वो लगा है। ये किधर पड़ा है सर, ये। एक प्रोसीजर ये है। दूसरा प्रोसीजर, मैं कहा अच्छा ये एसेट किधर है, दिखाओ दिखाओ लिस्ट में ये एसेट किधर है। मैं कहा सर ये। अच्छा ये एसेट किधर है, ये किधर है लिस्ट में। ये दो प्रोसीजर है। एक में लिस्ट में से फिक्स एसेट रजिस्टर में से सैंपल उठाया और देखा फिजिकली मौजूद है कि नहीं। दूसरे में फिजिकली सैंपल उठाया, देखा रिकॉर्ड में मौजूद है कि नहीं। बताइए कंप्लीटनेस में कौन सा प्रोसीजर, दूसरा वाला बोले तो कौन सा, दूसरा वाला कौन सा। सेलेक्ट करना, कहां से एसेट को सेलेक्ट किया। हाँ, अगर रिकॉर्ड में से सैंपल सेलेक्ट करके फिजिकली देखें, वो भी लिखना है, वो यहां पे आएगा। और अगर फिजिकली तो देखा ये सब में इसका मतलब है जो हमने फिजिकल वेरिफिकेशन का प्रोसीजर पढ़ा है उससे एग्जिस्टेंस तो वेरीफाई होती है, कंप्लीटनेस भी हो जाती है। भाई बात समझ आ रही है। हाँ, प्रैक्टिस क्लास है ना, तो उसमें तो क्वेश्चन ही क्वेश्चन होंगे। क्वेश्चन का मतलब इनाम ही इनाम। लेकिन अगर आप टाइम ज़ाया करेंगे ना तो फिर क्लास का टाइम बढ़ जाएगा। फिजिकल वेरिफिकेशन क्या एक प्रोसीजर है जो अक्सर एरियाज में परफॉर्म किया जाता है। फिजिकल वेरिफिकेशन एक प्रोसीजर है, लेकिन ये बहुत सी असर्शंस को वेरीफाई करता है, जैसे एग्जिस्टेंस, जैसे कंप्लीटनेस, जैसे वैल्यूएशन एंड एलोकेशन। कौन एग्जांपल देगा वैल्यूएशन एंड एलोकेशन के? फिजिकल वेरिफिकेशन से एसेट की वैल्यूएशन एंड एलोकेशन कैसे होती है जी? फिजिकल वेरिफिकेशन से वैल्यूएशन एलोकेशन कैसे वेरीफाई होगी, ये पूछ रहा हूँ। देखेंगे वो चीज चलती भी है कि नहीं, उसकी कंडीशन देखेंगे। शाबाश, अगर चलती हुई तो फिक्स एसेट है, अगर नहीं चलती हुई तो इम्पेयरमेंट है। भाई बस मर नहीं, मेरे कहने का मतलब ये था। नहीं हाँ, अभी मरने की कोशिश ना कीजिएगा, जिंदगी का मकसद पूरा हो भी जाए फिर भी इंसान को जिंदा जितनी उम्र लिखी हुई है खुद से नहीं कोशिश करनी। तो याद रखिएगा इसका फिजिकल वेरिफिकेशन से एक से ज्यादा असर्शंस भी वेरीफाई हो जाती। चलिए, अच्छा कंप्लीटनेस बता दिया आपने कहा रिकॉर्ड को एग्री करेंगे, आपने कहा फिजिकल वेरिफिकेशन करेंगे। एग्जिस्टेंस में भी फिजिकल वेरिफिकेशन ही है, लेकिन दोनों में फर्क है। बल्कि वैल्यूएशन एंड एलोकेशन में भी फिजिकल वेरिफिकेशन है, लेकिन तीनों में फर्क है। ये किसी और तरीके से फिजिकल वेरिफिकेशन हो रही है, ये किसी और तरीके से, ये किसी और तरीके से। बात समझ आ रही? वैल्यूएशन एंड एलोकेशन के लिए कोई और प्रोसीजर भी है क्या? इंडिपेंडेंट वैल्यूअर से उस एसेट की लाइफ के बारे में, उस एसेट की रेजिडुअल वैल्यू के बारे में पूछ लेना चाहिए। इसलिए कि वैल्यूएशन एलोकेशन का मतलब है डेप्रिसिएशन और इंपेयरमेंट। वैल्यू अगर डेप्रिसिएशन और इंपेयरमेंट ठीक है तो इसका मतलब वैल्यूएशन ठीक है। तो वैल्यूएशन एंड एलोकेशन की असर्शन में डेप्रिसिएशन को भी हम चेक करते हैं। और डेप्रिसिएशन में आपके पास डिफरेंट प्रोसीजर्स हैं, जैसे आप रेट की रीजनेबलनेस देख सकते हैं, लाइफ की रेजिडुअल वैल्यू कंपेयर कर सकते हैं उसे मार्केट रेट नॉर्म के साथ। अच्छा मजे की बात है, एक जगह में मैं केस पढ़ रहा था,
यूएसए का केस था, वो बता रहे थे कि डिफरेंट कंपनीज है, जैसे वो डिज्नी वाले हैं और दूसरे फिल्म प्रोड्यूसर, उनके पास मार्वल वाले, उनके पास एसेट्स एक ही तरह के हैं। एक ने एसेट की लाइफ एस्टिमेट की 10 साल और एक ने 7 साल। एक ने 7 साल, 10 साल वाले पे अनमोडिफाइड ओपिनियन दिया उसके ऑडिटर ने। हम दूसरी कंपनी के ऑडिटर हैं, क्या हमें क्वालिफाइड ओपिनियन देना चाहिए? नहीं। उसने कहा था हालांकि एसेट्स असूली तौर पे सेम होने चाहिए, लेकिन ये डिपेंड करता है यूज पे, ये डिपेंड करता है आपकी मेंटेनेंस पे। अगर कोई कंपनी सिमिलर एसेट को ज्यादा यूज कर रही है तो उसकी लाइफ कम हो जाएगी। अगर एक कंपनी अपनी एसेट्स की अच्छी मेंटेनेंस कर रही है तो उसकी लाइफ, तो याद रखें ये एस्टिमेट्स हैं, ये हम देखते हैं कि सेम होने चाहिए, लेकिन अगर चेंज है तो गलती नहीं है, प्रोवाइडेड जैसी कोई रीजनेबल जस्टिफिकेशन है। अब आप एक गाड़ी घर में इस्तेमाल के लिए रखते हैं और एक उबर पे चलानी है, दोनों की लाइफ में, दोनों की मेंटेनेंस में फर्क होगा। तो इसीलिए हम इसमें मार्केट के साथ भी कंपेयर करते हैं और कंपनी का यूज, कंपनी की मेंटेनेंस पॉलिसीज, इसको भी सामने रख के देखते हैं कि रेट्स और लाइफ रीजनेबल होनी चाहिए। एग्रीड? वैसे ये मजीद डिटेल में अगर आप देखना चाहते हैं तो ये है डेप्रिसिएशन के प्रोसीजर। एग्जाम में ना डेप्रिसिएशन के प्रोसीजर दो तरह से पूछ लेता है रिप्रोडक्शन के क्वेश्चन में। एक सीधा कि बताइए फिक्स एसेट की डेप्रिसिएशन कैसे वेरीफाई करेंगे, और एक कहता है बताइए फिक्स एसेट्स की वैल्यूएशन एंड एलोकेशन की असर्शन कैसे वेरीफाई करेंगे। फिक्स एसेट्स की वैल्यूएशन एंड एलोकेशन की असर्शन भी कौन सी है? डेप्रिसिएशन ही, क्योंकि वैल्यूएशन को सबसे ज्यादा डेप्रिसिएशन इफेक्ट करती है। इसी तरह डेटर्स में भी पूछ लेता है, कभी डायरेक्ट पूछेगा प्रोविजन फॉर बैड डेट के प्रोसीजर बताओ, और कभी कहेगा डेटर्स की वैल्यूएशन एंड एलोकेशन को वेरीफाई करने के प्रोसीजर बताओ। वो एक ही बात है, क्योंकि डेटर्स की वैल्यूएशन से क्या मुराद है कि उसकी प्रोविजन फॉर बैड डेट सही रिकॉर्ड हुई कि नहीं। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन को वेरीफाई कैसे करेंगे? रिव्यू फिक्स एसेट रजिस्टर। अब ये मैं ना, हालांकि ये एक प्रोसीजर काफी था, लेकिन अब मैं लिंक करवा के यहां पे ले आया हूं कि अगर हमसे पूछे फिक्स एसेट का क्लोजिंग बैलेंस तो सारी असर्शन लिख के एक एक प्रोसीजर दो लिख दिए। लेकिन अगर कहे मुझे वैल्यूएशन एंड लोकेशन के प्रोसीजर बताओ तो वहां डेप्रिसिएशन के क्या करेंगे? फिक्स एसेट को क्यों चेक कर रहे हैं? डेप्रिसिएशन सही कैलकुलेट। मैंने आपको बताया था कि जो क्लास हुई थी मेरी, बताया होगा तो वैसे ही आप मजे लेते हैं हर दफा सुनने में। मैनेजर फिक्स एसेट का एरिया था, मैनेजर ने कहा वेरीफाई, अपनी तरफ से मैंने सारी कैलकुलेशन कर ली, उसमें कोई फिक्स है में गलती निकल आई। प्रैक्टिस में रूल ये होता है कि अगर आपकी एक गलती निकल आए ना तो मैनेजर जितनी ज्यादा गलतियां निकलते हैं ना, मैनेजर उतना एरिया में घुसता चला जाता है, मतलब ज्यादा डिटेल में चीजें चेक करना शुरू कर देता है। नॉर्मली मैनेजर सिर्फ हमारे बनाए हुए वर्किंग पेपर्स देखते हैं और हमसे कुछ क्वेश्चनिंग करते हैं। क्लाइंट के रिकॉर्ड मैनेजर चेक नहीं करते, क्योंकि वो हमने ऑलरेडी चेक कर लिया था। हमसे पूछ लेते हैं भाई फिक्स एसेट देख लिया था? देख लिया था, लेकिन एक दो गलतियां निकली तो मैनेजर उस एरिया के मजीद उसने कहा ये चीज भी लाओ, ये भी लाओ, फिक्स एसेट रजिस्टर भी लाओ। फिक्स एसेट रजिस्टर खुला, उसमें हर एसेट की अलग अलग नाम लिखा होता है, किस दिन उसे एक्वायर खरीदा गया था वो, और उसकी डेप्रिसिएशन अब तक की कितनी है वो, और एंड पे बुक वैल्यू होती है। तो कुछ फिक्स एसेट ऐसे थे उनकी बुक वैल्यू नेगेटिव आ रहे थे। मैनेजर पूछने लगा क्या है, मैंने कहा पता नहीं क्या है, क्योंकि एसेट्स की बुक वैल्यू नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। हाँ, नहीं होनी चाहिए फिक्स, यही देखना है हमने। वो बस ये मसला क्या था भला, फुल्ली डेप्रिशिएटेड एसेट्स को क्लाइंट ने ना एक्सेल के ऊपर थी, क्लाइंट एक फार्मूला लगाता था एक्सेल का, भाई इसका 10% और कॉपी पेस्ट कर देता था। हालांकि उसमें फुल्ली डेप्रिशिएटेड एसेट्स को अलग से आइडेंटिफाई करना चाहिए और उसमें फार्मूला नहीं लगाना था, लेकिन वो कॉपी पेस्ट करता है तो सब पे कॉपी पेस्ट, तो गलती उसकी थी, क्लास मेरी हो गई। तो यही कह रहा, लिस्टेड क्लाइंट था, लेकिन वो सरकारी क्लाइंट था।
तो रिव्यू फिक्स एसेट रजिस्टर में क्या देखा जा रहा है कि सारे एसेट्स में डेप्रिसिएशन कैलकुलेट हो गई है, एक चीज ये, और दूसरा फुल्ली डेप्रिसिएटेड एसेट्स पे डेप्रिसिएशन नहीं। यानी इसमें दो चीजें देखते हैं, जिस एसेट पे डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड होनी चाहिए हो गई हो, और जिस पे नहीं होनी चाहिए ना हुई हो। एसेट एक्वायर किया 30 नवंबर को, डेप्रिसिएशन स्टार्ट हुई 1 फरवरी को, सही हुआ कि नहीं? नहीं सही हुआ। रेडी फॉर यूज, ये अल्फाज याद है? रेडी फॉर यूज, अवेलेबल फॉर यूज, बिल्कुल वो एक ही बात है। अच्छा, ये रिकैलकुलेट डेप्रिसिएशन, इसका क्या मतलब है कि जिसकी डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड हुई है उसकी भी देखो ठीक हुई है कि नहीं। ये तो नहीं कि रेजिडुअल वैल्यू को कंसीडर ही नहीं किया, रेजिडुअल वैल्यू के बगैर ही डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर ली। कंपेयर रेशियो ऑफ डेप्रिसिएशन, कंपेयर रेशियो ऑफ डेप्रिसिएशन। अच्छा, यानी डेप्रिसिएशन की रेशियो कैलकुलेट करो। ये एक और क्लाइंट, अब कोई एक दफा थोड़ी हुई थी आर्टिकल्स में, एक और दोबारा, हाँ दोबारा हुई, और ये ज्यादा फील इसलिए हुई कि उस वक्त मैं थोड़ा सीनियर पोजीशन पे था। गलती फिर क्लाइंट का, जाहिर है काम सारा क्लाइंट ने किया होता है, गलतियां सारी क्लाइंट की होती हैं, हम बेकसूर मारे जाते हैं। अगर आपने फिक्स एसेट शेड्यूल देखा ना, फिक्स एसेट शेड्यूल, उसमें होता है कैटेगरीज ऑफ एसेट, कॉस्ट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, एंड पे होता है बुक वैल्यू, और बुक वैल्यू के आगे एक और कॉलम होता है डेप्रिसिएशन रेट। डेप्रिसिएशन रेट मेजरमेंट बेसिस, आपका ठीक है जो भी बोलते हैं। हुआ क्या था, मैंने ये रिव्यू हो रहा है, कॉस्ट थी, आगे डेप्रिसिएशन, आगे रेट। कॉस्ट थी 10 मिलियन, डेप्रिसिएशन इस साल की थी 1 मिलियन, और डेप्रिसिएशन रेट आगे लिखा था 20%। पार्टनर ने सिर्फ इतना कहा, मैंने कहा आपने चेक कर लिया है? उन्होंने कहा बिल्कुल। मैंने कहा बिल्कुल चेक, आपकी तसल्ली है? बिल्कुल सही। मैंने कहा मुझे ये बता दीजिए डेप्रिसिएशन रेट कितना है। मैंने देख के, जुबानी थोड़ी याद होता है, देख के मैंने कहा 20%। उसने कहा मेथड कौन सा? मैंने कहा स्ट्रेट लाइन। उसने कहा ये स्ट्रेट लाइन कॉस्ट पे जरा 20% मल्टीप्लाई करें। मैंने कहा 2 मिलियन। तो कहते हैं यहाँ पे 1 मिलियन लिखा हुआ है। अब ये गलत क्यों? और आप कह रहे हैं मैं कसम खाऊं सर डेप्रिसिएशन बिल्कुल ठीक है, मैंने चेक की है। उन्होंने कहा ठीक है आप सही कह रहे होंगे, चेक किया होगा, लेकिन ये फर्क क्या, ये मुझे बता दें। फर्क मुझे नहीं पता था है। फिर उसके बाद हाफ ईयर नहीं थी, बताता हूँ आगे हुआ क्या था। उसके बाद फिर है तसल्ली पार्टनर ने की अपनी। मैं वापस भागा क्लाइंट के पास गया, मैंने कहा भाईजान ये क्या चक्कर है? अब जब पार्टनर फिर जब समझाता है ना तो दिमाग की बत्तियां तब जलती हैं। मैंने कहा ये क्या है कि इधर रिटर्न। उसने क्लाइंट ने थोड़ा सा देखा, ओ सॉरी सर गलती हो गई, ये असल में ना हमने पिछले साल का फिक्स एसेट शेड्यूल कॉपी किया था इस साल, तो पिछले साल डेप्रिसिएशन रेट 20% था, इस साल चेंज होकर 10% हो गया, क्योंकि अब हम अपना इस्तेमाल जरा कम कर दिया है। तो बाकी सारी चीजें ठीक है, सिर्फ एंड पे रेट चेंज करना भूल गए। ये 20 की बजाय 10% कर लें, बस इतनी सी बात है, इतने सी बात है। लेकिन जो लेसन यही होते हैं ना। अच्छा एक और बात से बात निकलती है, अगर आप 5-10 मिनट एक्स्ट्रा बैठने का, तो एक और कहानी। हमारे अकाउंटेंट, हर अकाउंटेंट की जो टिपिकल मिस्टेक होगी ना, जो अक्सर वो करता है, वो होता है कॉपी पेस्ट की गलती। तो एक क्लाइंट था हमारा, उसमें हमने पिछले साल के वर्किंग पेपर थे, अब वो ना फॉर्मेट बनाए होते हैं, तो हम कहते हैं यार फॉर्मेट पिछले साल बना हुआ है वर्किंग पेपर का, सारा खुद से क्यों बनाना। जैसे कंफर्मेशन लेटर है फॉर एग्जांपल, बना पिछले साल का कॉपी पेस्ट करो, पार्टीज के नाम शाम चेंज करो, एड्रेस चेंज करो और भेज दो। तो वर्किंग पेपर मैंने कॉपी किया पिछले साल का, उस पर जो वाउचर्स थे ना, हम जो भी वाउचर टेस्ट करते हैं ना, जैसे पेमेंट्स एक्सपेंसेस वगैरह, उनके डेट लिखते हैं, डेट सारी ठीक लिखी नीचे सारा, ऊपर क्लाइंट, लेकिन ऊपर चूंकि क्लाइंट का नाम और फर्म का नाम वगैरह सेम ही होते हैं, ऊपर मैंने कोई चेंज नहीं किया। ऊपर के जो कंटेंट्स थे ना वर्किंग पेपर के ऊपर, वो होते हैं फर्म का नाम, क्लाइंट का नाम, ऑडिट है कि रिव्यू है, और फिर उसके बाद होती है डेट, जिस दिन आप प्रोसीजर परफॉर्म कर रहे हैं।
मैंने उसके ऊपर वाले हिस्से पे कोई चेंज नहीं की, नीचे पे सारे वाउचर इस साल के थे, लेकिन वो ऊपर ईयर एंडेड 2021 लिखने की बजाय 2020 लिखा हुआ था, वो मैं चेंज करना भूल गया क्योंकि मुझे लगा ऊपर की सारी चीज़ें सही है। मैनेजर के सामने रखा, मैनेजर ने मेरा रिव्यू ही नहीं किया, उसने कहा आप मुझे पिछले साल का वर्किंग पेपर दिखा रहे हैं। मैंने कहा नहीं सर, देखें ट्रांजैक्शन सारी इस साल की है। मैंने कहा ये ऊपर क्या लिखा हुआ है, फॉर द ईयर एंडेड 2020। हालांकि मैनेजर को भी पता था मेरे से, लेकिन सिखाना होता है ना। उन्होंने कहा ये आप ले जाएं, एक दफ़ा रीचेक करके लाएं कि ये पिछले साल का वर्किंग पेपर है कि इस साल का, फिर मैं रिव्यू करूँगा। तो इतने प्यार से नहीं कहते। तो बाज़ औक़ात ऐसे होता है, ये गलतियाँ होती हैं कैलकुलेशन में, जब हम कॉपी पेस्ट कर रहे होते हैं, कैलकुलेशन कर रहे होते हैं, तो फार्मूला में इस तरह की गलतियाँ हो जाती है। हमें यही सिखा रहा है कि हमने रिकैलकुलेट करना है। रेशियो ऑफ डेप्रिसिएशन का मतलब क्या है कि जो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को डिवाइड करें एसेट के साथ, कॉस्ट या बुक वैल्यू के साथ, और जो परसेंटेज आए वो डेप्रिसिएशन रेट के बराबर होनी चाहिए। भाई एग्री करते हैं कि डेप्रिसिएशन के बराबर? जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी, चेक रीजनेबलनेस ऑफ एस्टिमेट, क्या लाइफ रीजनेबल है? फिर अच्छा बताए, ये एसी की लाइफ कितनी होनी चाहिए रीजनेबल? 10 साल में भी। हाँ, लेकिन कमर्शियल जब यूज होता है ना, ये इसकी लाइफ कम होती है। हमारे घर में जो एसी है ना, उसकी लाइफ 10 साल रीजनेबल है। कॉलेज में जो एसी है ना, इसकी लाइफ 10 साल रीजनेबल नहीं है, इसकी 5 साल होनी चाहिए। ठीक है, इस तरीके से आपने देखना है कि रीजनेबलनेस हालात के मुताबिक है कि नहीं लाइफ। रिव्यू गेन और लॉस ऑन डिस्पोजल, अगर कोई फिक्स एसेट डिस्पोज हुआ है तो आपने डिस्पोजल की डेप्रिसिएशन भी चेक करनी है कि नहीं? चेक करनी है डिस्पोजल, क्योंकि आपको पता है जब डिस्पोजल टी काउंट बनता है तो उसमें हमने सिर्फ ये नहीं देखना कि बुक्स से कॉस्ट रिमूव कर दी गई हो, बुक्स में से क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी रिमूव कर दे, और उस दिन तक कि जिस दिन डिस्पोज किया एसेट डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड होनी चाहिए। और फिजिकल कंडीशन देखें। फिजिकल कंडीशन क्यों देखें? इंपेयरमेंट के लिए। शाबाश, तो ये समझ आ गया आपको कैसे? अच्छा, वैल्यूएशन क्वेश्चन, राइट्स एंड ऑब्लिगेशन कैसे देखेंगे एसेट्स के ऊपर? टाइटल डॉक्यूमेंट्स देखेंगे। अच्छा, हर एसेट के टाइटल डॉक्यूमेंट नहीं होते। आपकी बाइक है फिक्स एसेट, आपके पास उसके टाइटल डॉक्यूमेंट्स होंगे, लेकिन आपका कैलकुलेटर है, आपके पास यूएसबी है, आपका मोबाइल है, इसके टाइटल डॉक्यूमेंट्स नहीं होंगे। इसकी परचेज इनवाइस। शाबाश, जिनके टाइटल डॉक्यूमेंट्स नहीं होते उनकी परचेज इनवाइसेस सबूत होती हैं ओनरशिप का। क्लासिफिकेशन, कि एसेट्स की क्लासिफिकेशन ठीक की गई है कि नहीं की गई? कैसे पता चलेगा एसेट्स प्रॉपर्ली क्लासिफाइड है कि नहीं? स्कैन लेजर, स्कैन लेजर से पता चलेगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी दूसरे एरिया की ट्रांजैक्शन इस एरिया में आ रही हो। जैसे लार्ज आइटम्स वाले एरिया में स्मॉल आइटम्स का आना। ठीक है, तो ये क्लासिफिकेशन। प्रेजेंटेशन में क्या लिखेंगे? आईएफआरएस के मुताबिक डिस्क्लोजर है कि नहीं। अगर आईएफआरएस का नंबर याद है वो लिख ले, नहीं नंबर याद कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ आईएफआरएस लिख ले। क्लियर? कोई प्रॉब्लम इसमें। अब आइंदा आपसे कोई कहे फिक्स एसेट्स के क्लोजिंग बैलेंस के प्रोसीजर बताओ, क्लोजिंग बैलेंस के, तो आपने असर्शन ज़हन में ले आनी है, हर असर्शन के एक एक दो दो प्रोसीजर लिख दें। क्लियर? कम से कम एक तो लाजमी होना चाहिए ना। अगर किसी असर्शन के दो प्रोसीजर ज़हन में आते हैं, दो भी लिख सकते हैं। डेप्रिसिएशन में एडिशंस, आप बताइए जजमेंट की बेस पे ड्यूरिंग द ईयर नए एसेट खरीदे, क्या प्रोसीजर लिखना चाहिए? इनवाइस, इनवाइस चेक कर लें, ऑथोराइजेशन चेक कर लें, फिजिकली चेक कर लें, उसको चेक कर लें डेप्रिसिएशन स्टार्ट हो गई है कि नहीं, और यूजफुल लाइफ, शाबाश, यूजफुल लाइफ एस्टिमेट किया कि नहीं सही। अच्छा, डिस्पोजल में भी क्या ये सारे प्रोसीजर होंगे कि फर्क होंगे? डिस्पोजल ऑफ फिक्स एसेट्स के प्रोसीजर बताइए भाई। डिस्पोजल ऑफ फिक्स एसेट्स के उसकी भी लिस्ट ऑब्टेन करेंगे कि टोटल जितने भी एसेट डिस्पोज किए हैं उसकी लिस्ट दे दो भाई हमें। फिर ऑथोराइजेशन, क्या फिक्स एसेट डिस्पोज करने से पहले उसकी ऑथोराइजेशन होनी चाहिए?
चेक करेंगे, शाबाश। उसके देखेंगे क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन सही कैलकुलेट होकर रिमूव हुई है कि नहीं। गेन या लॉस ऑन डिस्पोजल भी देखेंगे। हाँ, फिजिकल वेरिफिकेशन भी देखेंगे। हाँ, ये चीज, शाबाश। डिस्पोज की क्यों देखेंगे, डिस्पोज तो डिस्पोज कर दिया, ये ज़हन में रखना है, बिल्कुल छापा नहीं मार देना। डिस्पोजल की फिजिकल वेरिफिकेशन तो नहीं ना हो सकती, शाबाश जी। अच्छा, ऑथराइजेशन का पॉइंट क्या, ये टेस्ट ऑफ कंट्रोल नहीं है, बिल्कुल टेस्ट ऑफ कंट्रोल है, लेकिन आईकैप ने प्रोसीजर में लिख दिया तो क्या करें, लिख देते हैं हम, बात इनकी बिल्कुल ठीक है। ऑथराइजेशन टेस्ट ऑफ कंट्रोल है। अच्छा, अब जरा हम चेक कर लें क्या हमारे जहन में जो प्रोसीजर आए हैं आईकैप ने भी, अच्छा ये सही से बताया आपने, जजमेंट की बेस पे बताए थे ना, देखते हैं यही लिखे हुए कि नहीं। सबसे पहले उसने कहा कि जितने भी एसेट ऐड हुए हैं परचेज, उसकी लिस्ट ले लो क्लाइंट से, एग्री कर लो शेड्यूल के साथ, ठीक है, समझ आ गया। ये हमारे जहन में शायद नहीं आया था, आया था, चले ठीक है। फिर इंस्पेक्ट करो, क्या इंस्पेक्ट करो, ऑथराइजेशन, ये सेल डीड एंड लीगल डॉक्यूमेंट, हाँ, इनवॉइसेस वगैरह, इनवॉइसेस वगैरह, बिल्कुल ठीक। फिजिकल वेरिफिकेशन, डेट ऑफ कैपिटलाइजेशन, ये नहीं है कि जिस दिन उसने परचेज किया, जिस दिन रिसीव हुआ है, उस रेडी फॉर यूज बोला था, हाँ, कि ये वही बात है। ये डेट ऑफ कैपिटलाइजेशन किस लिए चेक कर रहे हैं, ताकि डेप्रिसिएशन उस दिन से चेक कर सके स्टार्ट हुई कि नहीं। और टेस्ट कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन, अच्छा इन दोनों में फर्क है। डेट ऑफ कैपिटलाइजेशन का मतलब यह है कि जिस दिन आया है उसी दिन कैपिटलाइज हो जाए और डेप्रिसिएशन शुरू हो जाए। ये डेप्रिसिएशन का स्टार्टिंग पॉइंट के लिए है, और ये नीचे पूरे साल की कैलकुलेशन। असल में जो फिक्स एसेट्स खास तौर पे ड्यूरिंग द ईयर बाय या सेल किए जाते हैं ना, उनकी डेप्रिसिएशन में गलती होती है। पूरा साल जो डेप्रिसिएशन होगा, जो एसेट यूज हुआ है ना, उसकी डेप्रिसिएशन में नॉर्मली गलती नहीं होती, पार्शियल ईयर में गलती होती है। इसीलिए डिस्पोजल में भी और एडिशन में भी उसने डेप्रिसिएशन को चेक करने की बात की है खास तौर पे, क्लियर। और असेस रीजनेबलनेस ऑफ लाइफ, यूजफुल लाइफ देख लें, सही का। डिस्पोजल में ऑब्टेन लिस्ट एंड एग्री, इंस्पेक्ट ऑथराइजेशन, किस पे से भेजा, चेक रिमूवल फ्रॉम बुक्स के कॉस्ट और क्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन दोनों रिमूव, और फिर रिकैलकुलेट गेन और लॉस ऑन, यानी डिस्पोजल अकाउंट को रीचेक करना है। तो इसमें आपने देखा कि अगर ये कंसेप्ट आपको स्ट्रॉन्ग है तो आपने, हालांकि नहीं भी पढ़ा, तो मैं ये नहीं कहता कि जी सारी की सारी हो सके, किसी स्टूडेंट के जहन में सारे पॉइंट्स ना आए हो, लेकिन 50% से ज्यादा पॉइंट्स आपने कवर कर लिए। एग्री करते हैं? यही फायदा होता है इस एक्सरसाइज का, ठीक है, एक्सरसाइज कि डायरेक्ट प्रोसीजर की बजाय कंसेप्ट की बेस के ऊपर आप प्रोसीजर लिखें। आगे चलते हैं। रीवैल्यूड एसेट्स, आप बताइए, क्लाइंट की रीवैल्यूएशन करवाई, उधर छोड़े क्या लिखा हो, क्या करें, एक्सपर्ट की रिपोर्ट लें, अच्छा जब कभी एक्सपर्ट का वर्ड आ जाए ना, तो दो प्रोसीजर्स तो आपने कंफर्म लिखने हैं चैप्टर 18 वाले, कि हमने एक्सपर्ट की कॉम्पिटेंस, कैपेबिलिटी, ऑब्जेक्टिविटी इवैल्यूएट करनी है, एडिक्वेसी ऑफ वर्क। अगर क्वेश्चन के मार्क्स ज्यादा हैं, आप इन दो हेडिंग्स के आगे डिटेल जो हमने पढ़ी हुई है वो भी लिख सकते हैं। लेकिन अगर मार्क्स कम है तो ये दो हेडिंग कंफर्म लिखनी है। फिर इसके बाद जो हमें उसने रीवैल्यूएशन रिपोर्ट दिया ना, हम देखेंगे उसकी, देखिए एक्सपर्ट को भी चेक कर लिया, उसकी रिपोर्ट को भी चेक कर लिया। अब हमने ये देखना है कि जो काउंटिंग डिस्क्लोजर्स वगैरह हैं वो उस रिपोर्ट के मुताबिक है। हम क्या देखेंगे, एक एसेट की रिवैल्यूएशन हुई है तो इंटायर क्लास की रिवैल्यूएशन हुई है कि नहीं देखना चाहिए, रिवैल्यूएशन सरप्लस एप्रोप्रिएटली रिकॉर्ड हुआ है कि नहीं। आपको पता है नेट ऑफ डेफर्ड टैक्स रिकॉर्ड होता है,
ये कंसेप्ट पता है ना आपको? हाँ, फिक्स एसेट फिक्स एसेट की इंस्पेक्शन किस लिए कर लें? के जो उसकी वैल्यू कंडीशन देख लेंगे भाई, जब जहां पे कंडीशन ये बता सकती है कि मैं इम्पेयर्ड हो गया हूं, एसेट की कंडीशन ये बता सकती है एसेट इम्पेयर्ड हो गया है, वहीं पे एसेट की कंडीशन ये भी बता सकती है प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर प्रेजेंटेशन। अच्छा किस चीज के? एक और कोई नहीं बोलेगा, ये ले पैसे अभी, ये ले भाई, तू याद करने वाला बन, 100 रुपीज निकला है। अच्छा आप सुनिएगा जरा, बताना आपने सिर्फ ये है, किसी और ने अगर कोई आवाज निकल तो प्राइस कैंसल है। इन्होंने कहा रीवैल्यूएशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स के केस में डिस्क्लोजर्स भी लिखेंगे। मुझे ये बता दीजिए, रीवैल्यूएशन कराया एसेट्स को, स्पेसिफिकली कौन से डिस्क्लोजर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आते हैं? अगर रिवैल्यूएशन ना हुई होती तो कॉस्ट और वैल्यू क्या होगी, अगर रीवैल्यूएशन ना हुई होती तो कॉस्ट और वैल्यू फर्क, और उस वैल्यूअर का नाम और इंडिपेंडेंट और फर्म का नाम, अगर फर्म ने दी हुई वैल्यूअर का नाम नहीं ठीक है ठीक है ठीक है, मैं ठीक दो 16 के मुताबिक लिख देंगे डिस्क्लोजर दिया या नहीं दिया इसमें। डिस्क्लोजर दिया या नहीं? इंडिपेंडेंस वैल्यूअर का नाम ठीक है और डिफरेंस ये ठीक है, ये दो ₹50 चले चले, हौसला अफजाई के लिए ₹50 दे दो। लेकिन बहरहाल, लेकिन हमें यह पता चल गया कि एसेट्स रीवैल्यू करें तो स्टैंडर्ड कुछ डिस्क्लोजर रिक्वायर करता है। अब देखते हैं यहाँ पे क्या कह रहा है। यहाँ पे रीवैल्यूएशन में एग्री विद, अच्छा ये दो वाले मेन प्रोसीजर हम लिख चुके हैं पहले, ये बाकी का प्रोसीजर बता रहा है। एग्री, जो रीवैल्यूएशन सरप्लस है उससे वैल्यूएशन रिपोर्ट के साथ एग्री करना चाहिए भाई, रिपोर्ट के अंदर जो सरप्लस है बैलेंस शीट में वही हो। वैल्यूएशन देखना चाहिए इंटायर क्लास की है, अप टू डेट है, डेट ऑफ रिवैल्यूएशन नहीं आती क्या डिस्क्लोजर में, अप टू डेट है, मेथड इज कंसिस्टेंट, यानी रिवैल्यूएशन के लिए डिफरेंट मेथड होते हैं, मेथड कंसिस्टेंट होना चाहिए सारे एसेट्स का। डिस्क्लोजर चेक करें जो स्टैंडर्ड रिक्वायर करता है IAS 16। सरप्लस को रिकैलकुलेट करें, एप्रोप्रिएटली काउंट फॉर हुआ है कि नहीं, नेट ऑफ डेफर्ड टैक्स। फिजिकली इंस्पेक्ट कंडीशंस, कि कंडीशन देखिए एसेट की, ऐसा तो नहीं कि फिजिकल कंडीशन के मुताबिक वो इंपेयर्ड होना चाहिए और उसकी रिवैल्यूएशन, पुराना सा एसेट पड़ा हुआ है, जंग लगा हुआ है और उसकी रिवैल्यूएशन करवा दें। अच्छा अब बताइए, ये इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, आपने पढ़े समझ आ गए, ये है कंसेप्ट। अच्छा इसमें कितने ऐसे प्रोसीजर हैं जो आपको ये पढ़े बगैर, ये कंसेप्ट पढ़े बगैर जहन में आ गए? मैं आपसे पूछता हूं, नहीं, कितने स्टूडेंट्स हैं जिनके जहन में ये जो प्रोसीजर लिखे हुए हैं 50% प्रोसीजर, 50% से उससे ज्यादा प्रोसीजर ये पढ़े बगैर आ गए थे? हाथ उठाइए जरा, ये देख ऐसे 50-50 है, चले कोई नहीं, देख के भी अगर समझ आ गए तो बहुत है। सेल्फ कंस्ट्रक्टेड फिक्स एसेट, अच्छा इसमें बताइए सेल्फ कंस्ट्रक्टेड क्या प्रोसीजर? कैपिटलाइजेशन देखेंगे कि कैपिटलाइजेशन कब से है, कैपिटलाइजेशन कब से होनी चाहिए, कंडीशन। अच्छा हमारा एक क्लाइंट था, आप सुने, ये भी प्रैक्टिकल एग्जांपल दे रहा हूं। क्लाइंट था, उसके डिफरेंट प्रोजेक्ट्स से हर सिटीज में, और डायरेक्टर्स की परफॉर्मेंस वैल्यूएट होती थी कि इस साल में उन्होंने कितने प्रोजेक्ट्स कंप्लीट किए। तो डायरेक्टर करते क्या थे, जब ईयर एंड करीब आता ना, जून के महीने में 30 जून ईयर एंड था उनका, तो जो भी प्रोजेक्ट्स 90% या उससे ज्यादा होते थे ना स्टेटस उनका, उनको कंप्लीटेड की कैटेगरी में डाल देते थे। और दूसरी तरफ डेप्रिसिएशन भी रिकॉर्ड नहीं करते थे कि सर ये तो अभी यूज में नहीं आए, अब क्योंकि वर्क इन प्रोसेस और यूज में आना भी नहीं था, तो यूज में नहीं है। क्या ये प्रैक्टिस ठीक है? गलत है। इसे वर्क इन प्रोसेस में होना चाहिए और फिक्स एसेट्स की कैटेगरी में नहीं है। ये CWIP की कैटेगरी लेता होती है ना, हाँ, और इस पे डेप्रिसिएशन कब से स्टार्ट होनी चाहिए, कंप्लीट हो जाए। ICAP ने एक केस स्टडी में पूछा, एसेट कंप्लीट हो गया है 2 महीने पहले ईयर एंड से, डेप्रिसिएशन ईयर एंड के 1 महीने बाद स्टार्ट हुई है, गलत है। शाबाश। हमें कैसे पता चलेगा एसेट कंप्लीट हो गया है और रेडी टू यूज है कि नहीं? नहीं, हमें प्रैक्टिकली कैसे पता चलेगा? फिजिकल वेरिफिकेशन से आपको पता नहीं चल सकता।
सर्टिफिकेट होता है इंजीनियर का, जो हमें बताता है कि बिल्डिंग रेडी टू यूज है। हमने वो उसे कहते हैं कंप्लीशन सर्टिफिकेट, कंप्लीशन सर्टिफिकेट, कंस्ट्रक्टेड फिगर। अच्छा, और क्या प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे? जो कंस्ट्रक्शन हुई है उसके ऊपर प्रोसीजर तो बताए ना। कंस्ट्रक्शन में खर्चा लगा होगा ना, 3 तरह का खर्चा लगा होगा, मटेरियल, लेबर। मटेरियल का एक्सपेंस जो लगा है कंस्ट्रक्शन पे, परचेज इनवॉइस से वेरीफाई करेंगे। लेबर का पेरोल शीट से, ओवरहेड का बिल्स वगैरह से, या जो भी रेलिवेंट इनवॉइसेस है उनसे। अब देखते हैं वो क्या कहता है। हाँ, चाय आ रही है, बिल्कुल आ रही है। बेफिक्र, जब तक चाय नहीं आएगी मैं नहीं जाऊंगा, मैं इधर ही बैठा हूं। आप इधर बैठे, मैं इधर बैठा। वो कौन सा प्रोसीजर है जो अगर तो एसेट वर्क इन प्रोसेस में है अभी ये एंड पे, तो परफॉर्म नहीं करेंगे, लेकिन अगर एसेट कंप्लीट हो चुका है तो परफॉर्म करेंगे। डेप्रिसिएशन का कैसे वेरीफाई करेंगे डेप्रिसिएशन ठीक है कि नहीं? एक्सपर्ट की राय ले ली जाएगी उसके लाइफ के ऊपर, मैनेजमेंट से भी डिस्कस किया जाएगा, ठीक है। और हम इंडस्ट्री के साथ भी कंपेयर करेंगे कि उसकी, यानी इन शॉर्ट ये डेप्रिसिएशन के ही 2-3 प्रोसीजर हम उसमें इंक्लूड कर देंगे। क्योंकि अगर एसेट कंप्लीट हो चुका है, चाहे 1 महीना भी इस्तेमाल हुआ है पूरे साल में, 1 महीना भी चाहे इस्तेमाल हुआ है, डेप्रिसिएशन वेरीफाई करने हैं। तो क्या कहता है सेल्फ कंस्ट्रक्टिव इंस्पेक्ट परमिशन ऑफ अथॉरिटी। इससे फिर मुझे ये आपने कलमा चौक में देखा वो जो बिल्डिंग मसूद हॉस्पिटल, उसकी 5th अखबार में पढ़ा था मैंने, नक्शा अप्रूव हुआ था उसका शायद 4 फ्लोर का, 5वां फ्लोर उन्होंने बगैर इजाजत के कंस्ट्रक्ट कर लिया था और कोर्ट ने उसको उड़ा दिया था। 5वां फ्लोर उन्होंने कहा उड़ाएं इसको, हालांकि नक्शा अप्रूव, कोई मसला नहीं, उधर कौन सा ट्रैफिक गुजरनी थी, यहाँ कोई जहाज गुजरते टकरा जाए रास्ते में था। लेकिन एक लीगल रिक्वायरमेंट होती है ना कि नक्शा जैसा अप्रूव हुआ है बिल्डिंग वैसे ही कंस्ट्रक्ट होनी चाहिए। तो याद रखिए, अगर क्वेश्चन में उसने सिर्फ इतनी सी बात कर दी ना कि बिल्डिंग सारी ठीक नहीं खड़ी होगी बिल्डिंग, आपने एक्सपेंसेस भी सारे चेक कर लिए, हाँ सिर्फ नक्शा नहीं अप्रूव हुआ उसका केस चल रहा है, तो याद रखे हमें हो सकता है इस एसेट को राइट ऑफ करना पड़े, और करना चाहिए। क्योंकि अगर रेगुलेटरी अथॉरिटी से अप्रूवल नहीं हुई ना, ये बज़ाहिर दिखने में छोटा सा प्रोसीजर लग रहा है, लेकिन प्रैक्टिकली सबसे अहम प्रोसीजर यही है, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट। सैंपल ऑफ कॉस्ट ये हमें डिस्कस कर लिया, मटेरियल के साथ वेरीफाई करें, लेबर को वेरीफाई, ओवरहेड, क्योंकि कोई भी एसेट कंस्ट्रक्ट करते हैं ना, ये 3 ही एक्सपेंस होते हैं, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड। डिस्कस कैपिटलाइजेशन पॉलिसी एंड रिव्यू कैपिटलाइजेशन पॉलिसी क्लाइंट के साथ डिस्कस कि एसेट कब अवेलेबल फॉर यूज हुआ है, हम बोरोइंग कॉस्ट अगर कोई है उसकी कैपिटलाइजेशन, एंड रिव्यू लिस्ट ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर, जो एक्सपेंडिचर कैपिटलाइज हुए हैं उसकी लिस्ट देखिए। क्यों? उसमें छोटे छोटे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर तो कैपिटलाइज नहीं हुए क्या? कंपेयर बजट विद एक्चुअल कॉस्ट, अंदाजा कितना था, उस अंदाजे से ज्यादा तो नहीं है। अच्छा, मुझे याद आया अकाउंटिंग में ना, जब मैं स्टूडेंट था, एक एडजस्टमेंट होती थी कि वर्क इन प्रोसेस पे भी इंपेयरमेंट लॉस रिकॉर्ड हो सकता है। ये आपने पढ़ी हुई एडजस्टमेंट? वर्क इन प्रोसेस पे भी इंपेयरमेंट लॉस रिकॉर्ड हो सकता है अगर उसकी कॉस्ट इतनी ज्यादा बढ़ जाए कि वो प्रोजेक्ट प्रॉफिटेबल नहीं रहा। जब भी नहीं पढ़ा। अच्छा, एक मिनट मैच करवा देता हूं। आपने वर्क, ठहर जाओ, वर्क, हाँ पढ़ा, सीफा पे था वैसे। वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री एनआरवी पे आ सकती है? ऐसे ना करे, ये तो कैफ में पढ़ा था मैंने। वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री रिटर्न डाउन टू एनआरवी, ये पढ़ा हुआ ना?
एग्जैक्टली इसी कंसेप्ट को सामने रखते हुए कैपिटल वर्क इन प्रोसेस पे भी इंपेयरमेंट लॉस रिकॉर्ड हो। तो यहाँ पे बेसिकली हम ये देख रहे हैं कि कहीं एक्चुअल कॉस्ट बजटेड से बहुत ज्यादा तो नहीं बढ़ गई, इतनी ज्यादा कि वो प्रोजेक्ट अब प्रॉफिटेबल नहीं रहा। चलें रिस्क असेसमेंट का क्वेश्चन भी पूछ लेता हूं। इस्लामाबाद में आपका होटल है, आप पूछ किस वजह, आगे सुने ना। इस्लामाबाद में खुदा ना खास्ता इस्लामाबाद में बम धमाके बहुत ज्यादा हो रहे हैं और अब कोई लोग भी इस्लामाबाद की तरफ आने को तैयार नहीं है सैर व तफरीह करने के लिए। आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे क्या फर्क पड़ेगा? गोइंग का या एट लीस्ट इंपेयरमेंट लॉस रिकॉर्ड करना पड़ेगा आपको उस होटल के इंपेयरमेंट, क्योंकि अब कस्टमर कम हो गए, प्रॉफिटेबिलिटी उसकी कम हो गई। इसीलिए इस केस में भी अगर कॉस्ट ज्यादा बढ़ जाए एक्चुअल का और प्रोजेक्ट प्रॉफिटेबल ना हो, इंपेयरमेंट लॉस रिकॉर्ड करनी पड़ती है। इसलिए बजटेड और एक्चुअल कॉस्ट का कंपैरिजन देख रहे हैं हम। एक्सपर्ट असेसमेंट ऑफ एसओसी मीन स्टेज ऑफ कंप्लीशन। क्यों? अगर वर्क इन प्रोसेस है तो एक्सपर्ट से पूछेंगे कितने % कंप्लीट हुआ, और इवन कंप्लीट भी हो गया ना तो फिर भी एक्सपर्ट को बुलाते हैं। अगर कंप्लीट नहीं हुआ तो फिर बुलाते हैं ये देखने के लिए कि कितने % कंप्लीट हो गया, कितने % रह गया। और अगर कंप्लीट हो जाए तो कंप्लीशन सर्टिफिकेट इंजीनियर देता है हमें कि ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया और रेडी टू यूज है। चेक डेप्रिसिएशन स्टार्ट्स ऑन कंप्लीशन। प्रेजेंटेशन IFRS के मुताबिक चेक वेदर डिस्क्लोजर्स रिक्वायर्ड बाय IFRS हैव बीन इंक्लूडेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। और जो भी होगा, जो भी IFRS कहता होगा वो होगा, जो भी IFRS कहता होगा वही होगा। अच्छा, बताना ये चाह रहा हूं कि आपके लिए वो डिस्क्लोजर लिखना लाजमी नहीं है, ये लाइन लिखनी लाजमी है। ये लाइन हमारा कंप्लीट प्रोसीजर है। अगर आपको डिस्क्लोजर पता है तो इंक्लूड कर दें। जैसे एक क्वेश्चन में उसने कहा कि इन्वेंट्री प्लेज करवाई हुई है, तो हमने कहा इसके डिस्क्लोजर्स आएंगे, लेकिन अगर हमें नहीं याद कि इसमें डिस्क्लोजर क्या क्या देने हैं, कि लोन की टाइप है, उसका रेट, लोन वगैरह बता, नहीं तो सिर्फ इतना लिख दें डिस्क्लोजर रिक्वायर्ड बाय IFRS हैव बीन इंक्लूडेड। क्लियर? अच्छा, मुझे ये बताइए, ये फिक्स एसेट्स का एरिया टेंजिबल नॉन करंट वो है जिसके ऊपर ICAP ने सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे हुए हैं, लेकिन इसकी प्रैक्टिस करने के बाद क्या आपको लगा कि ये मुश्किल है? फ्रैंकली कितने स्टूडेंट को लगा कि ये मुश्किल है, और कितने स्टूडेंट्स को ये लगा कि हम अगर ये ना भी पढ़े ना तो हर एक हेडिंग अब मजीद एक दफा भी ना पढ़े तो अभी भी इस काबिल है कि इसकी हर एक हेडिंग के अंदर 50% से ज़्यादा प्रोसीजर बता सकते हैं, यही लिख सकते हैं। लेकिन मैंने फिर भी आपको रिकमेंड किया है कि रिस्क नहीं लेना और वो 1 पेजर से याद करते रहना। लेकिन अगर आप याद नहीं भी करते ना, 1-2 दफा और पढ़ लेते याद, तो केस स्टडी अटेम्प्ट करने के काबिल होंगे इंशाल्लाह। लेकिन ये कैसे पता चलेगा हमें कि केस स्टडी अटेम्प्ट करने के काबिल हैं कि नहीं? केस स्टडी की प्रैक्टिस करेंगे तो। हाँ जी, अभी 5-7 मिनट में चाय आ जाएगी बेफिक्र। तब तक हम कुछ केस स्टडी की डिस्कशन कर लेते हैं। पॉज कीजिएगा, पॉज। चलिए, अब असाइनमेंट के कुछ क्वेश्चंस हैं, इसको हमने पढ़ना है। हम देखें कि ICAP कैसे इस चैप्टर में से केस स्टडी पूछता है, क्या हमें समझ आ रही है और हम इसको अटेम्प्ट करने के काबिल हैं कि नहीं। और ख़ास तौर पे आपने ये देखना है कि इसमें सिर्फ चैप्टर 10 सब्सटेंटिव प्रोसीजर के कंसेप्ट्स हैं या कि किसी और चैप्टर के भी। कह रहे सबसे पहले रिक्वायरमेंट, कह रहे फॉर ईच ऑफ द अबव इंडिपेंडेंट मैटर्स। अच्छा, ऊपर 2 मैटर्स थे, मैंने सिर्फ जो रेलिवेंट था पार्ट 1 वो सामने रखा है आपके। स्टेट द ऑडिट प्रोसीजर विच में बी परफॉर्म्ड बाय योर ऑडिट टीम। स्टेट द ऑडिट प्रोसीजर, इससे मुझे पता चल गया कि ऑडिट प्रोसीजर बताने हैं, सब्सटेंटिव प्रोसीजर का क्वेश्चन है। बी में कह रहा है डिस्कस द इम्प्लीकेशंस ऑन द ऑडिट रिपोर्ट चैप्टर, यानी अगर प्रोसीजर परफॉर्म करने के बाद एविडेंस वगैरह हमें नहीं मिलता
या मैनेजमेंट सही काम नहीं कर रही तो फिर क्या करेंगे आप? यू आर द ऑडिट मैनेजर इन द फर्म ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स फॉलोइंग इंडिपेंडेंट इन द ड्राफ्ट। अच्छा, इसमें खास तौर पे देखिएगा मैं किस इंफॉर्मेशन से कंक्लूड कर रहा हूं कि क्या प्रोसीजर लिखने हैं। आपने ये स्किल मेरे साथ सीखनी है कि क्वेश्चन में किस लफ्ज से हमें पता चलेगा कि हमने क्या प्रोसीजर। एक एग्जांपल दे दूं, हमेशा इसको ज़हन में रखिएगा। चैप्टर 10 के प्रोसीजर का क्वेश्चन करते हुए हकीम लुकमान के बारे में क्या मशहूर था कि जो जड़ी बूटियां ना, जड़ी बूटियां, चाय आ गई, शाबाश शाबाश, चाय नहीं आई, ये कुछ हो रहा है मेरा हाल। चलो जो भी है ले आए, ये चीटिंग है। ले आए। अच्छा, असल में चाय कॉलेज वाली थी, वो कॉलेज वाली चाय आपको शायद कोई इतनी पसंद ना आती। हाँ, इसलिए मैंने, कोई बात नहीं, पर परसों वाली क्लास में चाय का पहले से अरेंजमेंट कर लें। अच्छा हाँ, वो हकीम लुकमान की बात दरमियान में, उसके बारे में मशहूर था, जड़ी, जब वो जंगल से गुजरता है ना, जड़ी बूटियां खुद उससे बताती हैं कि मेरे अंदर ये खूबी है और मैं इस मर्ज की दवा हूं। क्या तो आपने भी हकीम लुकमान बन जाना है। चैप्टर 10 पढ़ते हुए आपको क्वेश्चन खुद बताए कि मेरे सॉल्यूशन में ये प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं। और अब ये देखिए कि चैप्टर खुद कैसे आपको बताएगा, ये क्वेश्चन कैसे बताएगा कि कौन से प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं। इन द ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ ई प्राइवेट लिमिटेड ईपीएल फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2021, capital work in process of rupees 100 million related to construction of a new production facility is included in property plant and equipment। रुक के यहाँ पे मुझे बताइए कौन से प्रोसीजर्स की तरफ लेके। एक तो सेल्फ कंस्ट्रक्टेड, इसका मतलब है यहाँ तक क्वेश्चन को अगर खत्म हो जाता तो हमने कौन से प्रोसीजर लिखने थे, सेल्फ कंस्ट्रक्टेड फिक्स एसेट के। लेकिन क्वेश्चन चल रहा है तो मे भी हमें इसके अलावा कुछ और प्रोसीजर भी लिखने हो। सेल्फ कंस्ट्रक्टेड के तो लाजमी लिखने हैं, ठीक है। लेकिन अभी क्वेश्चन यहां तक हमें सेल्फ कंस्ट्रक्टेड का पता चल गया, किस लफ्ज से, कंस्ट्रक्शन से, कि उसने कहा है कि CWIP में कंस्ट्रक्शन के इंक्लूडेड है प्रोजेक्ट। Your team have observed that the last cost incurred on the said facility was on 30th April 2021. However, it was put to use from 1st August 2021 and therefore no depreciation has been charged for the year end. ना अच्छा, यहां तक डेप्रिसिएशन के प्रोसीजर की इंफॉर्मेशन है। वो कह रहा है क्लाइंट ने डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं की। यहां पे जो इस दो सेंटेंसेस में इशू है वो क्या है भला, डेप्रिसिएशन का नहीं है, स्टेज ऑफ कंप्लीशन का है। क्लाइंट कह रहा है कि कंप्लीट हुआ है ईयर एंड के बाद, और हमें पता चल रहा है कि लास्ट कास्ट अगर 30 अप्रैल को इनकर हुई है तो ये 30 अप्रैल को कंप्लीट हो चुका था। तो यहां पे एक स्टेज ऑफ कंप्लीशन का फर्क है, डेप्रिसिएशन का फर्क भी है। अगर ये बात साबित हो जाती है कि ये कंप्लीट 30 अप्रैल को, तो फिर डेप्रिसिएशन की भी गलती है। आगे कह रहा था यूजफुल लाइफ ऑफ द सेड फैसिलिटी इज असेस्ड टू बी 10 years। जब कभी क्वेश्चन में यूजफुल लाइफ बताए, जब कभी क्वेश्चन में, इसका मतलब है वो हमने उसको चेक करना है, चेक। तो अब हमें इस पूरे क्वेश्चन में 3 इंफॉर्मेशन को वेरीफाई करने के प्रोसीजर बताने हैं। एक कंस्ट्रक्शन, दूसरा कंप्लीशन किस डेट पे हुई, और तीसरा 10 years की वेरीफाई कि क्या ये लाइफ, ये 10 year रीजनेबल है। यानी 10 year का मतलब डेप्रिसिएशन की वेरिफिकेशन का प्रोसीजर, क्योंकि 10 year डेप्रिसिएशन के लिए यूज होंगे ना। तो हमने कंस्ट्रक्शन के प्रोसीजर लिखने हैं, उसमें खास तौर पे एक्सपर्ट की स्टेज ऑफ कंप्लीशन, एक्सपर्ट के सर्टिफिकेट की बात करनी है, और फिर ये 10 years की वजह से डेप्रिसिएशन के प्रोसीजर भी लिखेंगे। क्लियर? अब मैं आपसे वो प्रोसीजर पूछ रहा, कंस्ट्रक्शन अभी हमने डिस्कस की है और आप बता भी देंगे। घर जाके एक दफा सॉल्यूशन देख लीजिएगा, कोई प्रोसीजर समझ ना आए तो पूछ लीजिएगा। मैं भी सिर्फ आपको क्वेश्चन का एनालिसिस करना सिखा रहा हूं।
अगर ये लाइन ना होती ये यहां तक ये वाली लाइन, तो फिर डेप्रिसिएशन के प्रोसीजर ना लिखते, कंस्ट्रक्शन के लिखते, कंप्लीशन के लिखते। अच्छा, ये जो आगे उसने बात बताई है ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट शो प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ये किसने बताई है? पार्ट ए कैलकुलेट हो गया, बी में इंपैक्ट ऑन ऑडिट रिपोर्ट, वो कैसे डिस्कस करेंगे? हम कहेंगे अगर तो ये जो उसने डेप्रिसिएशन वगैरह और कंस्ट्रक्शन एप्रोप्रिएटली रिकॉर्ड की है अनमोडिफाइड ओपिनियन, और अगर नहीं की तो फिर मिस स्टेटमेंट होगी, इफेक्ट क्वालिफाइड या एडवर्स। क्लियर? अच्छा बताइए, क्या सिर्फ अगर सब कुछ ठीक रिकॉर्ड हुआ है तो अनमोडिफाइड ओपिनियन के साथ कोई पैराग्राफ आएगा कि ऑडिट मैटर आ सकता है, क्योंकि ये सिग्निफिकेंट इशू है। रीवैल्यूएशन, इंपेयरमेंट, डेफर टैक्स, लीज, गुडविल, ये सारे की ऑडिट मैटर, सिग्निफिकेंट एरियाज की ऑडिट मैटर की तरफ जाएंगे। क्लियर? अब अगला क्वेश्चन इससे भी इंटरेस्टिंग है ना, ऐसे ना करें, जब तक जूस खत्म नहीं होता तब तक, जब तक आखिरी स्टूडेंट का जूस खत्म नहीं होता। नहीं समझ आ रहे? चले, कल फिर आपको एक वादा, भाईजान वादा करके जाना होगा आपको, वादा करके, हाँ, कि आप ये जो असाइनमेंट थी लेक्चर की, सुबह वाले लेक्चर की, लेक्चर 82 की होम असाइनमेंट कल कंप्लीट करके लाएंगे। वादा करते हैं रिटन फॉर्म में, ताकि आपको भी पता चले कि आपने कुछ सीखा है कि नहीं, और मुझे भी पता चले मैं कुछ सिखा पाया हूं कि नहीं। ठीक है, पक्की बात है? चलिए, आज का लेक्चर फिर यहाँ पे ख़त्म करते हैं। अल्लाह हाफिज़।